मैं इस कार्यक्रम के लिए ईटीवी को बधाई देता हूं और जैसा कि अभी जानकारी मिली, विभिन्न राज्यों के विकास को केंद्र में रखकर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए हैं और बिहार में भी आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये खुशी की बात है। बिहार विकास के रास्ते पर है और जब से हम लोगों को काम करने का मौका मिला है, हमने न्याय के साथ विकास के मार्ग को अपनाया है। विकास का मतलब चंद लोगों की संपत्ति का इजाफा नहीं होता है। विकास का मतलब है सबका विकास, हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का विकास। और इसी को केंद्र में रखकर हम लोगों ने अपना काम प्रारंभ किया और उसी रास्ते पर लगातार चल रहे हैं। किसी भी क्षेत्र को आप देखिए तो 2005 में चाहे बुनियादी ढांचे का प्रश्न हो, सड़कों की हालत को याद करिए, पुलों के बारे में सोच लीजिए, आवागमन के जो रास्ते उस समय उपलब्ध थे उसके बारे में याद कर लें लोग। और भी किसी भी क्षेत्र को आप उठाकर देखें, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कल्याणकारी योजनाओं का क्षेत्र हो, आप किसी भी क्षेत्र को ध्यान में रखिए तो आपको पता चलेगा कि कहां से कहां बिहार पहुंचा है। एक चीज को मैं कभी नहीं भूलता। मैं सांसद था और अपने क्षेत्र में घूम रहा था। वहां पर कोई 11-12 साल के एक बच्चे ने हमसे कहा कि सर हम लोग पढ़ेंगे नहीं। बिहार के देहात में भी सर शब्द प्रचलित है, पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा लिखा हो सब सर जानता है बोलना। उस बच्चे ने कहा तो मुझको बड़ा आश्चर्य हुआ और उसकी आयु उसको लगी कि 11-12 साल से तो कम नहीं होगी। तो हमने पूछा क्या स्कूल नहीं चल रहा है, शिक्षक नहीं है? तो उस समय जो मेरे मन पर असर पड़ा और उसके कुछ ही साल के बाद काम करने का मौका मिला, तो हमने उस समय के आंकड़ों को देखा और ये पता चला कि हमारे यहाँ 12.5% बच्चे हैं जो स्कूलों के बाहर रहते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिया और ये लक्ष्य रखा कि हमारे कोई बच्चे स्कूल के बाहर नहीं रहेंगे, सबको स्कूल में पहुंचाना है। इसके लिए नए स्कूलों का निर्माण, हर स्कूल में क्लासरूम्स का निर्माण, शिक्षकों की कमी थी, उनका नियोजन शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों की प्राथमिकता थी। और मुझे खुशी है कि निरंतर प्रयास से 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर ये स्थिति आई कि कहाँ 12.5% बच्चे स्कूलों के बाहर रहते थे। स्कूलों के बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या 1% से भी कम हो गई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं एक बार अपने क्षेत्र में किसी मीटिंग में बैठा था। मैंने देखा कि एक गरीब आदमी किसी तरह से वो लंगोटी बांधे हुए, उसके सिर पर कोई कपड़ा नहीं था, वो मेरी तरफ आ रहा था। कोई उसको रोकना चाहा, हमने क्या करें उनको आने नहीं। वह दृश्य मैं नहीं भूल सकता हूँ जीवन में। और उस व्यक्ति ने मेरे पास आकर कहा कि अस्पताल पर ध्यान दें और इतना करके वो चला गया।
ये बात समझ में आ गई कि हम लोगों के सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है। इलाज नहीं हो रहा है, सुविधाएं नहीं है। तो जब 2005 में हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो 2006 के फरवरी में एक सर्वेक्षण कराया और उस सर्वेक्षण का ये नतीजा था कि जो हमारे सरकारी अस्पताल और प्रखंड स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में औसतन एक महीने में 39 मरीज जाते थे। मतलब पूरे महीने में 39, कहने का मतलब किसी दिन एक मरीज या अधिक से अधिक कभी 2 मरीज चला जाता हो। पूरे बिहार का ये औसत था। तो हम लोगों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में 24x7 24 घंटा सुविधा हो। हमारे पास जितने डॉक्टर थे, पैरामेडिकल स्टाफ थे, सबको, चाहे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, सब डिविजनल हॉस्पिटल हो या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, वहां तक हम लोगों ने लक्ष्य रखा। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जब इंतजाम हुआ कि डॉक्टर्स की उपलब्धता हो गई, पैरामेडिकल स्टाफ भी वहां उपलब्ध कराए गए, और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा करना होगा कि लोगों को सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर भरोसा पैदा हो। एक काम हम लोगों ने किया कि हम लोगों ने अस्पतालों में मुफ्त दवा देने का प्रबंध किया, और उसके लिए जो जरूरी दवाएं हैं, तो आमतौर पर सबसे ज़्यादा जिन दवाओं की जरूरत पड़ती है, उसका आकलन किया गया है। और ये फरवरी में हम लोगों ने सर्वेक्षण कराया, और 2006 के अगस्त महीने में तत्कालीन उपराष्ट्रपति जी, अब वो इस दुनिया में नहीं है, आदरणीय भैरव सिंह शेखावत जी को हम लोगों ने आमंत्रित किया और पटना से सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराई जाएगी, इस योजना का उद्घाटन कराया। और जब फिर इस कार्यक्रम की शुरुआत के बाद हम लोगों ने फिर नवंबर में सर्वे कराया, और जब सर्वे नवंबर में हुआ तो पता चला कि कहाँ एक महीने में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में औसतन 39 मरीज आते थे। नवंबर आते आते ये औसतन ये संख्या 2000 से 2500। तो अब लोगों को विकास का क्या मतलब होता है, अपना अपना विचार होता है, लेकिन मैंने इन बुनियादी बातों का जिक्र किया। वहां से शुरुआत हुई, और शायद बिहार पहला राज्य था जहां इतने बड़े पैमाने पर मुफ्त दवाओं का इंतजाम किया गया। और आज स्थिति है आज की तारीख में कि औसतन एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 10,000 से भी ज्यादा मरीज एक महीने में जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बीमार होने वालों की संख्या बढ़ गई। इसका मतलब है कि सरकारी अस्पतालों पर या स्वास्थ्य सेवाओं पर भरोसा हो। और क्या हालत थी उस समय अस्पतालों की, मुझको याद है, मैं बिहार शरीफ में गया हुआ था। एक पत्रकार को पकड़ लिया गया किसी कारण से, उसकी तबीयत खराब थी और उसको बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हम उसको देखने चले, उसके साथ ठीक व्यवहार नहीं हुआ था प्रशासन का। जो प्रशासन के लोगों को कहना था एक सांसद के रूप में, वो तो बात हमने की, लेकिन उसको हम देखने गए। जब देखने गए तो पहली मंजिल पर उस कमरे में वो भर्ती था। हम चले गए मिलने। उसको देखकर जब लौटने लगे तो अचानक धप की आवाज आई। मैं चौंका, क्या चीज की आवाज आई? तो मैंने देखा कि बेडरूम से कुत्ता कूदा। अस्पताल के बेडरूम पर मरीज के बजाय कुत्ते थे। इसको मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। और आज क्या हालत है? आजकल आपको यही न चलाते हैं कि अब अस्पताल के बेडरूम में जगह नहीं है, तो जगह की कमी है, तो आप देखते हैं कि जमीन पर उसको इलाज के लिए रखा हुआ। अच्छी चीज नहीं है, सबके लिए बेड होना चाहिए, लेकिन कहां से कहां पहुंचा। तो विकास का एक अपना नजरिया किसी भी क्षेत्र, सड़क की बात ले ली, हम लोगों ने लक्ष्य रखा कि बिहार के किसी भी सुदूर इलाके से चलकर राजधानी पटना आने में 6 घंटा से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अब लगभग हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। तो अब लक्ष्य कर दिया कि 5 घंटे में पटना पहुंचे। इसके लिए कितनी सड़कों की जरूरत पड़ी, कितने पुल पुलिया की जरूरत पड़ी।
ये सब काम हुआ है। तो विकास को किसी भी नजरिए से आप देखिए, हम लोगों ने और हर इलाके का विकास किया, और ऐसा नहीं है कि किसी खास इलाके का विकास हुआ। जो भी काम हुआ है बिहार के हर इलाके में हुआ, और इसका लाभ समाज के हर तबके को मिला। तो ये हमारा रास्ता है। और अब जब सारी चीजें हो रही थी, और बिजली की क्या स्थिति सबको मालूम है, तो हम लोगों ने तय किया बिजली के बारे में, और आज स्थिति है कि इस साल के अंत तक तो हर बसावट तक बिजली का कनेक्शन पहुंच जाएगा। मुश्किल से 200-300 गांव पहुंचा है, बचा है, और जहां हो जाएगा इस साल के अंत तक, उसके पहले तक। और हम लोगों ने तय किया कि हर घर को बिजली का कनेक्शन देंगे। अब वो भी अगले साल के अंत तक हम लोग पूरा करेंगे। तो विकास के जो मायने हैं या तरक्की के जो मायने हैं, अगर सबको बिजली मिल जाएगी, उसकी उपलब्धता हो जाएगी, तो आज बताइए देहात की स्थिति में कितना सुधार आ रहा है। शहर में बिजली की क्या आपूर्ति की स्थिति थी, आजकल गांव देहात में 20-22 घंटा बिजली रह रही। और अब तो देख रहे हैं कि कृषि के पर्पस के लिए तो हम लोग अलग से उसके लिए फीडर का प्रबंध कर रहे हैं, शुरुआत हो गई है नौबतपुर से। तो इस तरह से किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, हर क्षेत्र में काम हुआ। और जिस तरह से इस बिहार में इसके अलावे समाज के हर तबके का विकास, तो सबसे बड़ी चीज नर नारी समानता, महिलाओं का सशक्तिकरण। ये बिहार पहला राज्य, संविधान में प्रावधान है पंचायती राज संस्थाओं में और अर्बन लोकल बॉडीज में, शहरी निकायों में, कि कम से कम 1/3 आरक्षण दिया जाएगा कम पे महिलाओं को। और बिहार पहला राज्य है जहां हम लोगों ने 2006 में ही तय किया, ये पहला राज्य है कि महिलाओं की आबादी आधी है तो उनकी हिस्सेदारी भी कम से कम आधी होनी चाहिए। और बिहार पहला राज्य है जहां पंचायती राज संस्थाओं में 2006 में 50% का आरक्षण दिया गया, और 2007 से नगर निकायों का जो चुनाव हुआ, 3 चुनाव हो चुके, और तीनों में 50% का आरक्षण, और महिलाएं जीत कर आई है 50% से भी ज्यादा। तो नारी सशक्तिकरण की दिशा में लड़कियां स्कूल में कम जाती थी, खास करके मिडिल स्कूल में। गरीबी के कारण माँ बाप उनको ठीक ढंग का वस्त्र नहीं दे पाते थे, स्कूल भेजना बंद करते थे। बालिका पोशाक योजना की शुरुआत हुई, लड़कियों की संख्या बढ़ गई। बालिका साइकिल योजना की शुरुआत हुई, पटना में तो लड़की साइकिल चलाती नहीं थी, और गांव देहात की बात तो छोड़ दीजिए, अगर कहीं कोई लड़की साइकिल चलाते हुए दिख जाती थी तो पूरा गांव चिंता में डूब जाता था कि लड़की हाथ से निकल गई। ये थी सोच, ये थी मानसिकता। और जब लड़कियों के लिए साइकिल योजना की शुरुआत हुई तो घर घर से लड़की निकलकर साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी, तो लोगों की मानसिकता भी बदल गई, और लड़कियों की संख्या कितनी बढ़ गई है हाई स्कूल में। 1,70,000 जब हम लोगों ने इस योजना की शुरुआत की थी तब थी, आज 9 लाख से भी ज्यादा। तो किसी भी क्षेत्र में नारी सशक्तिकरण हो, आप बताइए, स्वयं सहायता समूह बिहार सबसे पीछे था। आवाज देखिए, जब बिहार में शुरुआत हम लोगों ने 2006 से कराई है, जो जीविका समूह, वो मॉडल जो बना हमारे यहाँ स्वयं सहायता समूह का, वो मॉडल सबसे बेहतरीन बना। देर आए दुरुस्त आए, सबसे बाद में हम लोगों ने शुरू किया है, और 2006 में शुरू किया। वर्ल्ड बैंक से ऋण लेकर 7 जिलों के 44 ब्लॉक से हम लोगों ने शुरू किया, और वो मॉडल इतना प्रभावी था कि हम लोगों ने तो अपना पूरे बिहार में लागू कर ही दिया। उस समय की केंद्र सरकार ने हमारे मॉडल को देखा, और वो इतने प्रभावित हुए कि अपने पुराने मॉडल को छोड़कर बिहार मॉडल को अपना लिया, और देश भर में उसका नाम आजीविका पड़ा। तो विकास का क्या आपका मापदंड है हम तो नहीं जानते, राइजिंग बिहार का क्या आपका पैमाना है मुझे तो नहीं मालूम, क्योंकि जब प्रश्न कीजिएगा तब पता चलेगा कि राइजिंग बिहार का मतलब आपका क्या है। और मीडिया की तो इसमें स्वतंत्रता है, लेकिन मैंने तो कुछ बातों की चर्चा की। अगर हम बात की चर्चा करें, आपका तो पूरा लिस्ट है,
अब देखिए आ गए केंद्र सरकार के मंत्री भी आ गए, पधार गए। तो इतने बहुत लोगों के साथ आपका संवाद होना है कि मैं वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा। आप सवाल जो पूछिएगा उसके बारे में जो भी जवाब देना होगा हम दे देंगे। लेकिन इसके आगे बढ़कर अभी जो हम लोगों ने 7 निश्चय की बात की, अब सोच लीजिए, हर घर में नल का जल, हर घर में शौचालय की स्कीम तो पूरे देश की है, हम लोग भी यहाँ लागू कर रहे हैं। हर घर में शौचालय, खुले में शौच से मुक्ति मिले, स्वच्छता हो, ये सब काम कर रहे हैं बिहार में भी। ये तो पूरे देश का काम है, राष्ट्रीय योजना, उसको भी लागू कर रहे हैं एक मिशन मोड में। हर घर में बिजली का कनेक्शन, जिसकी हम लोगों ने चर्चा कर। और यही नहीं, जब अब सभी गांवों को पक्की सड़क से जोड़ रहे हैं तो गांव के अंदर भी पक्की गली और नाली का निर्माण होना चाहिए। हम सांसद रहे हैं और सबसे ज्यादा मांग गांव में लोग करते थे पक्की गली का और नाली का। तो हम लोगों ने 7 निश्चय के अंतर्गत किया कि हर घर तक पक्की गली का निर्माण और पक्के नाले का निर्माण। अब बताइए, गांव में अगर सब घर में बिजली हो जाए, हर घर को नल का पानी मिल जाए, हर घर में शौचालय हो गया और उस तरह से हर घर तक जाने के लिए पक्की सड़क हो गई, घर का जो पानी निकलता है ड्रेनेज के लिए नाले का निर्माण हो गया, तो क्या चाहिए, क्या फर्क है? और ये गांव हो या शहर, सब के लिए। शहरों की भी स्थिति ऐसी नहीं है कि हर टोले मोहल्ले में ये सारी बातें हो। तो ऐसी स्थिति में शहर हो या गांव हो, हर जगह हम लोगों ने यह प्रबंध किया और 7 निश्चय के अंतर्गत ये टारगेट। इसके अलावा एक निश्चय है, महिलाओं को हर प्रकार की सरकारी नौकरी में, सरकारी सेवाओं में राज्य सरकार के अंतर्गत 35% का आरक्षण। पुलिस में तो हम लोग पहले से कर चुके हैं 35% का आरक्षण। सबसे ज्यादा आरक्षण पुलिस सेवा में बिहार में ही है 35% का। और हमारा जो आरक्षण का कानून है उसमें 3% महिलाओं के लिए बैकवर्ड क्लासेस की महिला है। बैकवर्ड क्लासेस का मतलब ओबीसी, एससी, एसटी सब, तो उनके लिए 3% का आरक्षण पहले से था। तो बाकी जो 97% बचा उसका 35% अब महिलाओं के लिए आरक्षित है और इस पर अमल भी शुरू हो गया। अब कितनी बड़ी संख्या है। अभी 2 दिन पहले हमें कारा सुधार की दिशा में जो काम किया उस सिलसिले में कक्षपालों की नियुक्ति हुई है, लगभग 1700-1800। हम हाजीपुर के कार्यक्रम गए, देखकर मुझे इतनी खुशी हुई, यानी लगभग 750 महिलाओं की नियुक्ति हुई। तो इस तरह से नारी सशक्तिकरण, महिलाओं को अधिकार मिले, तो हर दृष्टिकोण से तो ये भी काम हुआ। इसके अलावा यूथ के लिए, युवाओं के लिए, कोई पढ़ नहीं पाता है गरीबी के कारण, तो जो चाहे सबके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। और इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की स्कीम जो राज्य सरकार की है, इसमें राज्य सरकार ने बैंकों को न सिर्फ जो जितने रुपए का क्रेडिट वो देगा उसकी गारंटी, बल्कि उसके इंटरेस्ट की भी गारंटी। हालांकि बैंकों का रवैया ठीक नहीं, सब चीज़ों के बावजूद भी। और 10-11 साल से मेरा अनुभव है, जो SLBC की मीटिंग होती है हर वित्तीय वर्ष में, पहला स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की मीटिंग में हम भी जाते हैं और उसमें हम इस बात को हमेशा कहते हैं। लेकिन बैंकों का रवैया विचित्र है। आप कुछ भी कर लीजिए, एग्री भी कर जाएंगे तो भी इधर उधर होना ही। रविशंकर जी बैठे हुए हैं, ये पहले से ये रोग, ये कोई ऐसा नहीं है कि आज का ये रोग है, ये बीमारी बहुत पहले की। लेकिन फिर भी हम लोगों ने प्रयास किया, अगर वो हम लोग उसकी समीक्षा कर रहे हैं, हम लोग देंगे। और अगर देख लेंगे कि बैंकों का रवैया सुधार नहीं हो रहा है, तो हम राज्य सरकार की तरफ से अपनी संस्था कॉरपोरेशन बनाकर उसके माध्यम से हर स्टूडेंट को ये ऋण उपलब्ध कराएंगे। सब बात। और जब ये कर रहे हैं, जिसके साथ साथ जो स्कॉलरशिप मिलता है पोस्ट मैट्रिक, SC, ST, OBC, EBC, किसी को भी जो मिलता है वो भी साथ साथ जारी रहे। तो इस तरह से हर क्षेत्र में। और यही नहीं, वेंचर कैपिटल फंड हम लोगों ने बनाया है कि उद्यमिता जिसमें है उसको काम करने के लिए पैसा मिल सके। बैंक के ऋण के अलावा राज्य सरकार की तरफ से उसका भी प्रबंध है। आज तो इंटरनेट का जमाना है, मुफ्त में वाईफाई की कनेक्टिविटी हर एक सरकारी यूनिवर्सिटी और
जितने कॉलेज हमारे हैं उनके लिए कराया जा रहा है। इस तरह से हर क्षेत्र में काम। और कोई रोजगार की तलाश में घूम रहा है, कहीं से इंटरव्यू के लिए उसको मौका मिला है, माता पिता के पास इतना धन नहीं है कि हर बार उसको पैसा दे, तो ऐसे युवाओं को भी 20 से 25 साल की आयु वर्ग के युवाओं को 2 साल तक 1000 रुपये प्रति माह का स्वयं सहायता भत्ता, हम इसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं कर रहे, सेल्फ हेल्प अलाउंस, वो हम लोगों ने देना शुरू कर दिया। तो इस तरह से युवाओं के लिए, और फिर यहाँ इंस्टीट्यूशंस की कमी, और यही नहीं, हम लोग अपने यूथ को बिहार के लोग बाहर जाते हैं। अभी हम आपका सुन रहे थे, पलायन उलायन सब सुन रहे थे। अगर आप प्रश्न पूछिएगा तो हम इस पर अपनी राय रखेंगे, जिसको आप लोग पलायन मान करके इसको कमजोरी मान रहे हैं। अरे देश एक है, कि कोई नागरिकता देश की होती है कि किसी राज्य की होती है, कि क्या पलायन की बात करते हैं? जहां टैलेंट होगा, और आप जानते हैं भारत का संविधान है कि कोई पूरे देश में जहां चाहे यात्रा कर सकता है, जहां चाहे रह सकता है, जहां चाहे व्यवसाय कर सकता है, जहां चाहे नौकरी कर सकता है। ये पूरी आजादी है, देश एक है, ये कोई राज्यों में बटा हुआ है। राज्यों का गठन तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से और काम को तेजी से लागू करने के लिए, सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए किया गया है, न कि राज्य अलग अलग है तो सब चीज राज्य के अंदर होना है। ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया पंजाब में, अगर बिहार का लोग वहां काम नहीं करता तो वहां ग्रीन रिवॉल्यूशन आता। और आजकल पता करिए तो यहाँ का आदमी तो पंजाब गया या देश के सभी हिस्सों में गया, अब पंजाब के हर घर का आदमी कहाँ जा रहा है? ये पलायन किस चीज को आप कह रहे हैं? इसलिए पलायन को रीथिंक करिए। अगर हमें क्षमता है काम करने की या टैलेंट है तो देश के किसी हिस्से में जाएंगे, दुनिया के भी किसी हिस्से में जाएंगे। तो हम लोगों ने देखा कि भाई हमारे यूथ में एक चीज की कमी है, कंप्यूटर की शिक्षा, और दूसरी बात है थोड़ा संवाद कौशल, कुछ अंग्रेजी भी बोलना आ जाए, हिंदी भी ठीक से बोल ले, और तीसरी बात है व्यवहार कौशल, अच्छा व्यवहार करे यूथ। कहीं किसी के पास जाएगा, उसको काम है और उसका व्यवहार ठीक नहीं रहेगा तो उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा। अगर मान लीजिए किसी के यहाँ गए, आप फुल पैंट के पॉकेट में हाथ डाल करके उससे बात करिएगा तो आप उससे बात सुनिएगा उसका, और अगर विनम्रता से वही आपसे बात करेगा तो उसके प्रति बड़ी सहानुभूति आपकी बढ़ेगी। इसलिए व्यवहार कौशल, संवाद कौशल, सॉफ्ट स्किल, ये तीनों को मिलाकर 240 घंटे का कुशल युवा कार्यक्रम हम लोगों ने प्रारंभ किया, और हर ब्लॉक में इसका सेंटर बना दिया। 1 लाख से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा उसकी ट्रेनिंग हो चुकी। तो ये सब काम यूथ के लिए। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस की कमी थी, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिले में पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, हर जिले में जीएनएम इंस्टीट्यूट, हर सब डिवीजन में आईटीआई, हर सब डिवीजन में एएनएम स्कूल, हर जिले में पैरामेडिक इंस्टीट्यूट, हर जिले में महिलाओं के लिए आईटीआई, ये सब इंतजाम किया है ताकि यहाँ पढ़ सके। और 5 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना, और जितने मेडिकल कॉलेज हैं उसमें नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, ये सब किया। आज कितनी बड़ी जरूरत है देश भर में, तो यहाँ से पढ़ करके कोई लड़की जाएगी, अब बाहर वो कोई काम करेगी नर्सिंग का, थी पलायन। अरे बिहार में जब हम लोगों का काम शुरू हुआ, बाहर जाने वालों की संख्या कम हो गई, तो पंजाब के लोगों ने हमसे कहा कि भाई क्या कर दिया आपने। अब पंजाब में किसी को ले जाना, काम कराना पड़ता है, तब बिहार के लोगों को तो 2 तरफ से कहेगा, एक कहेगा कि हम सुविधा देंगे, 2 किलो दूध भी देंगे, दूसरा कहेगा कि हम गाड़ी चलाने के लिए आपको पेट्रोल भी देंगे। मतलब तरह तरह का ऑफर होता है। आज ये स्थिति हो गई, बिहार का लोग कहाँ नहीं। हम भूटान गए तो भूटान में हमको कहा कि भाई यहाँ आजकल बिहार के लोग कम आ रहे हैं, तब क्या हुआ, क्यों बिहार के लोग, तो देखा बहुत स्ट्रक्चर बन रहा था। तो बिहार में ही उतना पैसा मिलने लगा तो वहां क्यों जाएगा। हमने कहा लेना चाहते हैं तो पैसा बढ़ाइए, तो हो सकता है लोगों को भरोसा। हमने कहा क्या बात है, बिहार बाहर से भी दूसरे जगह से मिलेगा। कहा कि भाई बिहार का लोग बड़ा मेहनती, कहीं भी जाता तो मेहनत करता है। अब बताइए दिल्ली में अब कितने बिहारी हो गए,
अब तो दिल्ली की हालत है कि एक दिन अगर बिहारी तय कर ले कि आज काम नहीं करेंगे तो पूरा दिल्ली ठप पड़ जाएगा, जिसको पलायन कहते हैं। दिल्ली सबका है नहीं, पूरे देश का है ना, तो बिहार का आदमी नहीं जाएगा दिल्ली। कि पलायन क्या होता है, इसलिए पलायन वगैरह पर जरा रीथिंक करिए आप। ये पुरानी चीजें हो गई। क्यों नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा बिहार का लोग बाहर, और बाहर जाए उसको पैसा ठीक मिल सके, उसको काम अच्छा मिल सके। आज देख रहे हैं सब जगह जो दुकानों में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की लड़कियों को काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वहां थोड़ा उसको अंग्रेजी वगैरह सिखा देते, तो हमारे यहाँ की लड़कियों को अगर अंग्रेजी सब सीख जाएगी तो उसको नहीं काम मिलेगा देश भर में सब जगह। तो इस तरह से हम लोगों का दृष्टिकोण है, नजरिया हमारा है कि सबको सक्षम बना दीजिए, और क्षमता तो खूब है। बिहार का आदमी कहीं बाहर जाता है तो भीख नहीं मांगता है। ये राजीव बिहार के आयोजकों को हम कहेंगे कि आपका तो चैनल सब जगह पता कर लीजिए ना, बिहार का आदमी भीख नहीं मांगता। बिहार का आदमी किसी पर बोझ नहीं बनता है, बल्कि लोगों का बोझ उठाता है। ये क्षमता है बिहारियों को मेहनत करने की, और मेधा है, मेधावी है, हमारे युवा मेधावी। आप देख लीजिए देश भर में कहीं भी परीक्षा हो, चाहे बड़े इंस्टीट्यूशंस में नाम लिखाने के लिए हो या नौकरी के लिए हो, सबसे बड़ी संख्या में बिहार के लोग पास करते हैं। तो ये तो मेधा है, हमारे युवा मेधावी है, हमारे लोग मेहनती, इसलिए बिहार आगे बढ़ रहा है। बिहार की हालत क्या थी, झारखंड जब अलग हुआ था 2000 में, तो झारखंड में तो खूब खुशी थी, अब बिहार में बड़ी मायूसी थी। हम लोगों ने लगातार प्रयास किया कि भाई मायूस क्यों, यहाँ की धरती मिट्टी उपजाऊ है, लोग मेहनती हैं, सारा इतिहास का केंद्र यही है बोध गया, यही है गया, यही है राजगीर, यही है नालंदा, यही है वैशाली, यही है विक्रमशिला, जो देखिए पाटलिपुत्र, सब कुछ यहाँ। खान खदान भले न हो, लेकिन जो इतिहास है वो यही। तो लोगों के मन में धीरे धीरे आया, और आज क्या स्थिति हो गई, आज की स्थिति क्या हो गई, जरा पता कर लीजिए, सर्वे कर लीजिए। झारखंड के अलग हुए 17 साल हुए हैं, पता कर लीजिए। अब बिहार के लोगों को याद भी नहीं है कि झारखंड का हिस्सा भी बिहार का नहीं। ये हालत हो गई, तो किस चीज को कहते हैं राइजिंग बिहार। इसको छोड़ करके और क्या होता है, क्या उन्नत हो रहा है। लेकिन बाकी तो कोई ये कहे कि सब कुछ बिल्कुल आइडियल स्थिति में आ जाएगा, वो तो एक कल्पना है, वो लक्ष्य है, लेकिन सब कुछ आइडियल नहीं। और काम करते हुए अब देख लीजिए, हम लोग सोशल रिफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को छोड़ करके पूरे बिहार में कितनी खुशी है शराबबंदी से, कुछ लोगों को तो तकलीफ होता है जरूर, जो इसको अपनी आज़ादी, अपनी लिबर्टी के साथ जोड़ते हैं। वो तो कहीं कोई घटना घटेगी तो तुरंत कहेगा देखिए ये हो गया, उसी को दिखा करके कहेंगे फेल कर गया, अब तो कुछ है ही नहीं। अरे फेल कर गया तो मिठाई बांटिए ना, कौन रोके हुए फेल कर गया तो मिठाई बांटिए। ये फेल करने वाला है, ये फेल नहीं करेगा। चंद लोग, तो आप लाख प्रयत्न करिए, कुछ भी दिमागी तौर पर इस तरह से अलग नजरिया रहता है कि कुछ तो गड़बड़ करेगा ही। ऐसा कहीं हुआ है? अगर पृथ्वी पर सब चीज ठीक ही हो जाएगा, इसकी कल्पना कर सकते हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से वो कहीं दिखता है, कहीं देश दुनिया में कहीं भी, तो कुछ तो लोग रहेगा। लेकिन बात देख लीजिए, लोगों के चेहरे पर खुशी कितनी, क्या माहौल बना। दहेज प्रथा, बाल विवाह के खिलाफ सशक्त अभियान, कितनी खुशी होती है। कई लोगों ने तो तिलक उसको मिला, उसको लौटा दिया। ये माहौल हो रहा। तो सामाजिक सुधार के दृष्टिकोण में भी काम हो रहा। तो चाहे बुनियादी ढांचे का सवाल हो, सामाजिक प्रक्षेत्र हो, समाज सुधार का काम हो, हर दृष्टिकोण से हो रहा। और बिहार की 76% आबादी कृषि पर आधारित है अपनी आजीविका के लिए, और कृषि रोड मैप बनाकर हम लोग उसका लक्ष्य रखे कि किसान की आमदनी बढ़े। किसान वह है जो सिर्फ खेत वाला है, वही नहीं, बल्कि जो किसान का के रूप में काम करता है,
खेत में काम करता है, किसी भी तरह से काम करता है, वो सभी किसान और उनकी आमदनी बढ़े, ये हम लोगों का लक्ष्य और हम लोगों का एक सपना है कि बिहार में कृषि का इतना विकास हो कि हर हिंदुस्तानी के थाल में बिहार का कोई ना कोई व्यंजन पहुंचा दे। अब पहुंचने में देर नहीं लगेगा, जान लीजिए, पहुंचेगा। बिहार के शाही लीची से बढ़िया कोई लीची है? इस तरह से न जाने कितनी चीज है। आजकल तो देख रहे हैं लिट्टी चोखा कितना पॉपुलर हो गया, तो धीरे धीरे ये बात चली जाएगी। अब केला तो सब जगह का, लेकिन जब हमारा चिनिया केला है वैशाली का, वैसा कोई केला है? तो कई ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में लोगों को खुद एहसास नहीं। हम लोगों का आम है, मालदा आम, जर्दालू आम है भागलपुर का, मई के अंत तक हो जाता है तैयार। उतना तो स्वादिष्ट कोई आम ही नहीं है, क्या नहीं है यार। तो हम लोगों का लक्ष्य, तो कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसको हम लोग छोड़ रहे हैं, और यही हम लोगों का संकल्प है, यही हम लोगों का राह है, उसी पर चल रहे हैं। और जिस तरह से बिहार तरक्की की ओर अग्रसर है, सही मायने में राइजिंग बिहार आज का बिहार। लेकिन कोई कहेगा कि भैया आप कहाँ 2 मिनट में पहुंच जाइएगा, कहीं संभव है? हम लोगों की आबादी कितनी है? सबसे ज्यादा आबादी का घनत्व तो बिहार है, और तब इतना काम हो रहा है। तो हर प्रकार से कोशिश होती है, काम हो रहा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है समाज में प्रेम और सद्भाव का भाव, परस्पर सहयोग का भाव रहेगा, बिहार और तेजी से आगे बढ़ेगा। आपस में मेल मोहब्बत का वातावरण रहना चाहिए। और दूसरी बात है, जो हम लोगों के विकास का रास्ता है, वो विकास का रास्ता जैसा हमने कहा, सबको उसका लाभ मिले। चंद फैक्ट्रियां लग जाएंगी, चंद उद्योग स्थापित हो जाएंगे, और कुछ लोग के पास बहुत धन हो जाएगा, उसको विकास नहीं करते। विकास का मतलब है सबको उसका लाभ मिले। हम लोग उस विकास के रास्ते पर चलते हैं, और बिहार में काम करने का मौका मिला है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, और जितना संभव है। लेकिन इस तरह का अगर डिबेट होता है, कहीं भी कोई चर्चा होती है, उसमें अगर कोई खास बात सामने आती है, तो उसको भी हम लोग अपनाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की दिशा में क्या क्या नहीं हुआ? आरटीआई तो पूरे देश का काम है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, लेकिन बिहार पहला राज्य है जिसमें राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट हम लोगों ने बनाया। और आपको कोई सर्टिफिकेट चाहिए तो अब समय सीमा के अंदर वो सर्टिफिकेट मिलता है। पहले का दिन याद करिए तो इनकम सर्टिफिकेट लेना है, जात का सर्टिफिकेट लेना है, किसी तरह का सर्टिफिकेट लेना है, आवासीय प्रमाण पत्र, कितना देर दौड़ना पड़ता था ब्लॉक, अंचल में, सब डिवीजन में। और उसके बाद हम लोग अनुभव के आधार पर अब लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून लागू किया, जो लोगों की शिकायतें उसका निराकरण। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के भी क्षेत्र, कौन सा ऐसा क्षेत्र है? हर क्षेत्र में हम लोगों ने पहल करने की कोशिश की है, और हम लोगों की समझ से इसी के आधार पर बिहार आगे बढ़ रहा है। चंद लोगों को थोड़ी परेशानी तो जरूर होती है। अगर हम लोग तय करते हैं कि भाई भ्रष्टाचार को टॉलरेट नहीं करें, तो बहुत लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन यह बात अलग है। और एक बात हम लोग और ख्याल रखते हैं, विकास हो लेकिन पर्यावरण पर संकट न पैदा करें, एनवायरनमेंट को ठीक रखना, नेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, कुदरत के साथ। इस सिद्धांत के साथ हम लोग चल रहे हैं, चलने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक मेरी समझ है, इतने दिनों के कार्य का अनुभव है कि लोगों के ऊपर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके विचार अलग हैं। तो लोकतांत्रिक समाज है, सबको अपना विचार रखने का अधिकार है, और अपनी बात लोग रखते हैं। और इस तरह के डिबेट और मीडिया के द्वारा, और मीडिया की मैं प्रशंसा करता हूँ, भले ही न जाने मेरे ऊपर पहले तक कह रहे थे कि भ्रष्टाचार से ही समझौता कर लिए,
और जब नहीं किए तब पता नहीं फिर दूसरा चीज करना शुरू किया। लेकिन हमको इससे कोई एतराज नहीं, हम आदर करते हैं मीडिया, हम आदर करते हैं। हम और पूछ लीजिए कोई मीडिया वाले को, हम कभी कुछ शिकायत वगैरह नहीं करने जाते। अरे आपका कर्तव्य है, करिए, जो इच्छा करे वो दिखाइए, जिस एंगल से किसी चीज को रखना है रखिए, लेकिन मैं हर चीज की प्रशंसा करता हूँ। इस तरह का काम अगर मीडिया के लोग भी करें कि विकास के मुद्दों पर सार्थक परिचर्चा हो, तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और कितना देर छोड़ दीजिएगा तो ऐसे ही बोलते रह जाएंगे, और सब नेता लोग बैठे हुए हैं, सब होने लगेंगे बोर। सब तो आए हैं बोलने के लिए। बहुत धन्यवाद।